एक बार फिर सभी साथियों का मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जी हाँ, पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था मौलिक अधिकार की बेसिक बातें, और मौलिक अधिकार की बेसिक बातों के साथ साथ आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13 की हम लोगों ने चर्चा कर ली थी और कुछ मौलिक अधिकारों के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की थी कि हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, कब संविधान में जोड़े गए, कौन सी समिति थी। ये सारी बातें हम लोग पिछले सेशन में कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पहले अपने मौलिक अधिकार, यानी कि पहला जो आपका फंडामेंटल राइट है, इसकी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी को पता होगा कि पहला जो फंडामेंटल राइट है वो हमारा कौन सा है। तो जल्दी से बता दीजिएगा मुझे कि पहला आपका मौलिक अधिकार कौन सा है। देखिएगा लालाओ और लालियो कि भाई आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि मन में होता है कि जीके हम लोग आज पढ़ते हैं कल भूल जाते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि हम लोग उसको रिवाइज नहीं करते। मैं हमेशा मेरी क्लास में कहता रहता हूं कि भाई आप लोगों को याद करना नहीं है, लोड नहीं लेना इस सिर पर कि हमें याद नहीं होता। मैं केवल इतना कहता हूं कि जितना पढ़ा है आप लोगों ने 1 घंटे में, आधे घंटे में, बस पढ़ लो उसको। समय समय पर जब भी टाइम मिल रहा है उसको 5-10 मिनट में रिवीजन मार दो उसका बस। और 4 से 5 बार अगर आपने अच्छे से मन से रिवीजन मार दिया तो भाई साहब वो चीज ऑटोमेटिक आपको याद रहने लग जाएगी। लेकिन मन से करना कि क्या चीजें हैं समझते हुए, ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी टाइप में कि सर ने बोला है पढ़ देना तो पढ़ दिया हम लोगों ने, ऐसे नहीं। मन से उसको पढ़ने की कोशिश करना और 10 से 15 मिनट में आप रिवीजन आराम से कर सकते हैं 1 घंटे की क्लास का। ठीक है, चलो आते हम लोग बात करते हैं पहले मौलिक अधिकार की। और अपना जो पहला मौलिक अधिकार है ये कौन सा है, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार यानी कि जो हम लोग चर्चा करेंगे वो समानता के अधिकार की चर्चा करेंगे। समानता का अधिकार, आखिरकार हम लोग बात करें समानता का अधिकार है तो हमें समझ में आ रहा होगा कि जब समानता की बात हो रही है तो यहां पर अच्छे से याद है कि अब तो क्या होगा, इसके अंतर्गत समान करने की बात लिखी हुई होगी। और इसका जो उल्लेख मिलता है वो मैंने आपको बता ही दिया। अनुच्छेद नंबर कहां से लेकर कहां तक, तो अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक इसका उल्लेख देखने को हमको मिल जाता है। तो हम लोग आज के सेशन में जो बात करेंगे ये समानता के अधिकार की यहां पर बात करने वाले हैं। चलो जी, तो सबसे पहले हमारी बात होगी अनुच्छेद नंबर 14 को लेकर। इसको लेकर बात होगी, अनुच्छेद नंबर 14 को लेकर यहां पर आपकी चर्चा की जाएगी। अनुच्छेद 14 आखिरकार क्या है अनुच्छेद नंबर 14 में, इसकी हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर बात है आपको समान करने की। तो अनुच्छेद 14 सीधी सी बात है, समान तो करेगा, लेकिन समान किसके समक्ष करेगा? तो यहां पर लिखा हुआ है कि किसके समक्ष, तो विधि के समक्ष समानता, और ध्यान रखना विधि के समक्ष आप लोगों का संरक्षण। यानी कि कानून, विधि यानी कि कानून, कानून की नजरों में सभी समान होंगे। कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना आपका आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि भाई कानून की नजरों में सभी समान है और कानून ही आप लोगों की रक्षा भी करेगा। तो दोनों ही चीजें जो डाली हुई है वो आर्टिकल नंबर 14 में डाली हुई है। क्या क्या बोला हम लोगों ने? हम लोगों ने बात की है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता की बात की है, विधि के समक्ष समानता। साथ ही यहां पर लिखा हुआ है विधि के समक्ष संरक्षण। क्या भी लिखा हुआ है? विधि के समक्ष संरक्षण भी लिखा हुआ है। विधि के समक्ष संरक्षण, विधि के समक्ष संरक्षण, ये भी यहीं पर ऐड है, संरक्षण। अब यहां पर हम लोग देखें तो यहां पर यह प्रश्न तो नहीं किया जाता भाई इसके अंदर उल्लेख किसका है, तो इसके अंदर उल्लेख किया गया है विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष आप लोगों को संरक्षण। यानी कि कानून की नजरों में सभी को समान किया है और कानून ही सभी की क्या भी करेगा, रक्षा भी करेगा। लेकिन एग्जामिनर बड़ा चालाक है, वो जब भी आप लोगों के लिए प्रश्न देता है वो प्रश्न देता है कि विधि के समक्ष समानता वाली जो बात है हम लोगों ने किस देश के संविधान से ग्रहण की है, और दूसरी बात वो देता है कि विधि के समक्ष जो संरक्षण है वो हम लोगों ने किस देश के संविधान से लिया है। तो यहां पर मामला गड़बड़ा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि विधि के समक्ष जो समानता वाली बात है वो हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। कहां से ग्रहण की है? ब्रिटेन से ग्रहण की है, ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है, ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। ठीक है, संविधान से ग्रहण की है। और वही आप लोगों से पूछे कि यहां पर विधि के समक्ष संरक्षण कहां से लिया है हम लोगों ने, तो विधि के समक्ष जो संरक्षण लिया है वो हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है। कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के
संविधान से ग्रहण किया है। ठीक है, बात समझ में आई। दोनों पॉइंट्स आप लोगों से यही प्रश्न करेगा कि विधि के समक्ष समानता किस आर्टिकल में है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल नंबर 14 में है। अगला प्रश्न कर सकता है कि विधि के समक्ष समानता वाली बात किस देश के संविधान से ली है और विधि के समक्ष संरक्षण वाली संविधान में कहां से हम लोगों ने ऐड किया है। तो दोनों ही चीजें मैंने यहां से क्लियर कर दी है। चलो ठीक है, यहां पर पढ़ लिया भी हम लोगों ने। जब एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो वहां हमें कंफ्यूजन होता है कि यार ब्रिटेन पढ़ा था कि अमेरिका पढ़ा था, आएगा इनमें से एक, और ऑप्शंस में दोनों मिलेंगे आप लोगों को, ब्रिटेन भी मिलेगा अमेरिका। अब पहचान कैसे करें, क्योंकि एग्जाम में तो हमारे पास यहाँ धक 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 होती रहती है, यानी कि प्रेशर ही खतरनाक होता है। तो वो प्रेशर और प्रेशर में फिर ये दोनों में कंफ्यूजन आ जाता है, और एक बार कंफ्यूजन आ गया तो भाई साहब पसीने पूछो मत। ठीक है, यार ये करूं कि ये करूं, है तो दोनों में से एक। तो हमें कैसे याद रख लेना है कि भाई छोटा भाई पहले आता है, बड़ा भाई बाद में आता है, पहले छोटे का नंबर फिर बड़े का नंबर। तो विधि के समक्ष समानता जो वाली बात है, समानता में ब्रिटेन यानी 3 अक्षर का नाम है तो छोटा, और 4 अक्षर का नाम है तो बड़ा। तो ध्यान रखिएगा छोटा भाई पहले बड़ा भाई बाद में, ऐसे याद कर लेना। क्लियर है, आगे चलते हैं, अगले आर्टिकल की बात करते हैं। अगला आर्टिकल है आपका अनुच्छेद नंबर 15, और काफी इंपॉर्टेंट होता है अनुच्छेद नंबर 15। ध्यान से सुनिएगा इसको। अनुच्छेद नंबर 15 के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद नंबर 15 के अंतर्गत कहा गया है कि हम लोग यहां पर सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय प्रदान करेंगे। कि यहां की जो नागरिक है, व्यक्ति नहीं, ये तो व्यक्तियों के लिए है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना किसके लिए, ये तो व्यक्तियों के लिए है। क्यों, मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था, आप लोगों को याद हो तो पहली क्लास में, कि आपके 5 ऐसे आर्टिकल है जो केवल नागरिकों के लिए है। कौन कौन से, 15, 16, 19, 29 और 30, यानी कि 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, तो याद आ गई होगी आपको आर्टिकल कौन सा है, 15, यानी ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। ठीक है, तो यहां पर कहा गया है कि जो भारतीय नागरिक हैं इनको सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता हम लोग प्रदान करेंगे। यानी किसका उल्लेख किया गया है, सामाजिक समानता, सामाजिक समानता व सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय प्रदान किया गया है। क्या प्रदान किया गया है, न्याय प्रदान किया गया है, न्याय प्रदान किया गया है, किया गया है। ठीक बात समझ में आई। तो यहां पर सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय प्रदान किया है। कैसे प्रदान किया है उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो इसके अंतर्गत टोटल हम लोग बात करें तो आपके 6 पॉइंट यहां पर दे रखे हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 15(1) की। किसकी बात करेंगे, 15(1) की यहां पर बात करेंगे। 15(1), 15(1) यहां पर क्या कहता है, तो आर्टिकल 15(1) कहता है कि यहां पर हमने 5 आधार लिए, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, निवास स्थान, इनके आधार पर आप लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भाई किस किस के आधार पर, तो ध्यान रखिएगा, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, मूल वंश का जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, के आधार पर, आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या लिखा यहां पर कि भेदभाव आप लोगों के साथ नहीं किया जाएगा। ठीक, यानी 15(1) ने कहा कि ये जो 5 आधार है, धर्म, आप किस धर्म से आते हो कोई भेदभाव नहीं करेगा, जाति, आपकी जाति क्या है इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, या फिर आप ट्रांसजेंडर है, आपके साथ कैसा भी व्यवहार नहीं किया जाएगा, मूल वंश, आप किस वंश से आते हैं, या फिर आपका जन्म कहां हुआ है, इनके आधार पर आप लोगों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये लिख दिया आपके आर्टिकल नंबर 15(1) में। अब 15(2) क्या कहता है, और 15(2) आपको बताता है इन्हीं 5 आधारों पर, जो उपयुक्त हम लोगों ने 5 आधार लिखे हैं, इन्हीं के आधार पर जो सार्वजनिक स्थान है, जैसे कि हमारे हॉस्पिटल हो गए, हमारे स्कूल हो गए, तो आपके पार्क हो गए, तो जो सार्वजनिक स्थान है, इन सार्वजनिक स्थानों पर आप लोगों के इन 5 आधारों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। एक बात बताओ मुझे, हॉस्पिटल आप लोग जाते हो, तो हॉस्पिटल जाते हो तो क्या उस समय आप लोगों को किसी प्रकार की रोक टोक की जाती है कि नहीं, आप तो इस्लाम धर्म से नहीं, आपको एंट्री नहीं है, आप तो
इस जाति से आते हैं आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा है क्या? हम लोग स्कूलों में जाते हैं, क्या स्कूलों में एडमिशन में ऐसा कुछ किया जाता है क्या? नहीं ना। तो यही 5 आधार है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के कि इन 5 आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिख दीजिएगा उपर्युक्त उपर्युक्त 5 आधारों पर 5 आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक स्थानों पर जैसे विद्यालय, अस्पताल, अस्पताल, कुएं, नलकूप, स्नानागार भाई बाथरूम की बात हो रही है ना, जो आपके सार्वजनिक स्नानागार बने हुए होते हैं नहाने धोने के लिए बड़ी सिटियों के अंतर्गत, उनकी बात हो रही है। स्नानागार आदि स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उद्यान पार्क भी लिख सकते हैं इसमें। आदि स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ठीक है, किया जाएगा। बात समझ में आई? हम लोगों ने यहां पर लिखा है कि आप लोगों के साथ किसके आधार पर, तो ध्यान देना किसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यहां से अच्छे से ध्यान रखना है। बिल्कुल। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर कि आप लोगों के साथ किसी भी प्रकार का इन 5 आधार पर भेदभाव नहीं होगा। पहला तो ये कहता है, और दूसरा कहता है कि इन्हीं 5 आधारों पर जो सार्वजनिक स्थान है इस पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 15(3) भेदभाव करने की बात कहता है, और भेदभाव करने की क्या बात कहता है कि महिला और बच्चों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। यानी महिलाओं के साथ ये भेदभाव कर सकता है, पुरुषों से महिलाओं के लिए भेदभाव किया जा सकता है। कैसे? आप देखिएगा, बसों में आप लोग जाते हो तो आपको वहां मिलेगा महिला सीट, कहीं पुरुष सीट मिलती है क्या? नहीं ना। तो भेदभाव कर दिया ना पुरुषों के साथ कि भाई हमारे लिए क्यों नहीं है, ये महिलाओं के लिए क्यों है। इधर हम लोग देखते हैं ट्रेनों के अंतर्गत, देखो ट्रेनों में दिखता है महिला डिब्बा, पुरुष डिब्बा दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। तो यहां पर भी भेदभाव दिखाई दे रहा है। तो यहां पर क्या कहा कि भाई महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। क्यों? पुरुष बेचारे ऐसे ही आ गए क्या, कहीं से उठ के आए क्या ऐसे? तो नहीं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि महिला अपने आप को पीछे पिछड़ी हुई समझती है। आप देखिएगा बस में जाएंगी तो सीट ही चुपचाप खड़ी हो जाएंगी, और आदमी अरे जबरदस्ती से कर जाएगा एंट्री, है ना। लेकिन आज की महिलाएं ऐसी नहीं है, लेकिन ये संविधान ये कहता है कि ये पिछड़ी हुई है, अपने आप को पीछे मानती है। इसीलिए यहां पर कहा कि राज्य को ऐसा लग रहा है कि यहां पर महिला पिछड़ी हुई है, तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है ताकि पुरुषों की बराबरी कर सके। क्योंकि हमारा आर्टिकल जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है ये समानता की तो बात करता है। तो यहां पर ये भी यही कहना चाह रहा है कि अगर महिलाएं हैं और बच्चे हैं पिछड़े हुए नजर आते हैं तो इनके लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। तो यहां पे लिख दीजिएगा 15(4)(3) राज्य महिला व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। विशेष प्रावधान कर सकता है, कर सकता है। क्लियर है बात? आगे चलें हम लोग यहां से अगली बात करते हैं अगले पेज के ऊपर। अब देखिए यहां पर 3 हमारे आर्टिकल हो गए, तीनों में हमारे समान करने की बात है। पहले 5 आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, अगले में कहा सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं, अगले में कहा महिला व बच्चों के साथ
अलग से इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जा सकता है, क्योंकि ये अपने आप को पिछड़ा मानते हैं। 15(4) क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर हम लोग बात करने जा रहे हैं 15(4) की। तो 15(4) हम लोग देखें तो मूल संविधान में नहीं था, पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या चीज जोड़ी, तो यहां पर कहा कि हमारे यहां पर क्या है कि कुछ ऐसे नागरिक हैं जो पिछड़े हुए हैं, तो राज्य क्या करेगा, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो समाज में पिछड़े हुए हैं, शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, उनके लिए राज्य कुछ विशेष प्रावधान कर देगा। यानी कि जो हमारे शैक्षणिक संस्थान है इनके अंदर कोई विशेष प्रावधान कर सकता है, ऐसा कह दिया आर्टिकल नंबर 15(4) के द्वारा। क्या कहा, सामाजिक व शैक्षणिक, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर, पिछड़ेपन के आधार पर, पन के आधार पर, चलो जी थोड़ा सा इसको सीधा करते हैं। पिछड़ेपन के आधार पर, राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है, प्रावधान कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, यानी कि आपका जो राज्य है वो किसके आधार पर, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। और जस्ट अगले ही आर्टिकल में किया भी, आर्टिकल नंबर 15(5) की बात करते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है कि राज्य क्या करेगा, जो हमारे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं इनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के अंतर्गत छूट प्रदान कर सकता है। क्या कहा, आर्टिकल नंबर 15(5) के अंतर्गत, लिखिएगा यहां पर अनुच्छेद नंबर 15(5), यहां पर कहा राज्य सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में छूट प्रदान कर सकता है, प्रवेश में छूट प्रदान कर सकता है, छूट प्रदान कर सकता है, प्रदान कर सकता है। और इसी आधार पे आप लोगों ने देखा होगा, ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई जो हमारे शैक्षणिक संस्थान है, हमारे कॉलेजेज हैं, इन कॉलेज के अंतर्गत आप लोगों को छूट मिल जाएगी। किस आधार पर, अगर आप समाज में पिछड़े हैं, आप शिक्षा में पिछड़े हैं। और हम लोग देखें 1950 के आसपास तो हमारे कुछ आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, जैसे कि ST SC, तो इन लोगों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं हुआ करता था। तो यहां पर इसी आर्टिकल के तहत ST SC OBC को जो आरक्षण प्रदान किया जाता है वो इसी से प्रदान किया जाता है। हम लोग चर्चा करें तो आपके जो कौन सा वर्ग आप लोगों ने देखा होगा, आपका OBC वर्ग। इस OBC वर्ग को पहले आरक्षण नहीं था, इसकी बात करेंगे जब आरक्षण की बात आएगी। ठीक है, अभी यहां पर हम लोग चर्चा करते हैं इसके संदर्भ में, तो यहां पर हम लोग नोट करके लिखते हैं इसी आधार पर ST SC OBC को महाविद्यालयों में, OBC को महाविद्यालयों में प्रवेश में छूट प्रदान की जाती है, प्रवेश में छूट प्रदान की जाती है, प्रवेश में छूट प्रदान की जाती है, छूट प्रदान की जाती है। यानी कि जो आप लोगों को छूट मिलती है वो इसी के तहत मिलती है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों की।
कि जो ST SC OBC को छूट जो मिलती है वो इसी आर्टिकल के तहत दी जाती है। यानी कि आप लोग देखते हैं कि आप जब कॉलेज में जाते हैं तो आप लोगों को इतना परसेंट ST की सीटें फिक्स है, इतना परसेंट इसकी सीटें फिक्स है। तो ये कहां से संभव हो पाया? तो ये संभव हो पाया यहीं से, यानी कि आर्टिकल नंबर 15(5) से ये सब कुछ संभव हो पाया है। तो इस बात का आप लोग यहां से अवश्य ध्यान रखेंगे। क्लियर हुई बात? आगे चलते हम लोग अगले आर्टिकल की बात करते हैं। अगला आर्टिकल कौन सा है हमारा? तो अगला आर्टिकल है 15(6). कौन सा है? 15(6). अनुच्छेद नंबर 15(6) की बात करते हैं। 15(6) ये 15(6) क्या कहता है हम लोगों से? तो 15(6) आप लोगों के लिए कहता है कि भाई मान ली जाए यहां तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, कोई हो सकता है आर्थिक रूप से कमजोर हो। आर्थिक का मतलब रुपए पैसे से कमजोर हो। तो रुपए पैसे से जो कमजोर है उसके लिए भी यहां पर कहा कि राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। भाई यहां तो दो आधार दिए थे, सामाजिक और शैक्षणिक। समाज में और शिक्षा में पिछड़ा है, उसको हम लोग यहां पर क्या दे सकते हैं? एडमिशंस में छूट दे सकते हैं। और यहां पर कहा कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को भी, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए भी राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। प्रावधान कर सकता है। कर सकता है। और ये जो संविधान संशोधन करके जोड़ा वो संविधान कौन सा था? तो यहां पर ये अवश्य लिख दीजिएगा, 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 19 के द्वारा जोड़ा गया। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये जो आपका संविधान संशोधन था 2019, तो ये प्रश्न कैसे करेगा अभी चर्चा करेंगे। यहां से 15 आर्टिकल से कौन कौन से आपके प्रश्न एग्जाम के लिए बनाए जा सकते हैं, ठीक है, सारी बात करेंगे। अभी पहले सारा कुछ पढ़ ले हम लोग, क्योंकि हमारी क्लास का यही फायदा है कि आप लोगों को मैं प्रश्न भी बना के बताऊंगा जैसे एग्जाम में बनेंगे। तो बिल्कुल एक काम जरूर करेंगे, जहां आप यहां पढ़ रहे हैं तो यहां के लिए आप लोग बोलिएगा जरूर एक बार कि हाँ पढ़े थे एक सर से और पढ़ाया था बहुत ईमानदारी के साथ, ठीक है। कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए कि एक एक कॉन्सेप्ट आपका यहां से क्लियर हो, आपको दोबारा इस सब्जेक्ट को पढ़ने की नहीं केवल रिवीजन मारने की जरूरत पड़े, ठीक है। और क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हमारी चीजें समझ में आती जाएंगे। अब यहां पर हम लोगों ने कहा कि भाई आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो नागरिक है इनके लिए भी राज्य क्या कर सकता है? विशेष प्रावधान कर सकता है। और इस बात को ऐड किया 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। अब यहां पर क्या कहना चाह रहा है कि भाई जो पैसे में कमजोर है उनके लिए राज्य विशेष प्रावधान करेगा। और इसी आर्टिकल के तहत 15(6) के अकॉर्डिंग ही जो आप लोग आज देख रहे हैं EWS वर्ग, और EWS वर्ग जो बनाया गया वो उसका आधार आर्टिकल कौन सा है? 15(6) ही है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने देखा जनरल कैटेगरी में से जो गरीब है यानी कि जिनकी आय जो है वो 8 लाख रुपए से कम है उनको हम लोगों ने EWS वर्ग में शामिल किया। और EWS वर्ग में शामिल व्यक्ति है उसको भी स्कूलों के अंतर्गत, सॉरी आपके कॉलेजों के अंतर्गत जो एडमिशंस होंगे उनमें छूट प्रदान की जाएगी। तो नोट करके लिख दीजिएगा, नोट करके लिख दीजिएगा। इसी अनुच्छेद के द्वारा, इसी अनुच्छेद के तहत जनरल वर्ग में से EWS वर्ग बनाया गया और अपने ही वर्ग में से, अपने ही यानी कि जनरल वर्ग में से, और जनरल वर्ग में से ही महाविद्यालयों के प्रवेश में
10% की छूट प्रदान की गई। 10% की छूट प्रदान की गई। 10% छूट प्रदान की गई। छूट प्रदान की गई। छूट प्रदान की गई। प्रदान की गई। की गई। ठीक है, आज समझ में आई यहां तक की। अब देखिएगा यहां पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं इस आर्टिकल के तहत। जैसे कि यहां पर हम लोगों ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के तौर पर क्या दिया था, यहां पर छूट प्रदान की थी। उसी प्रकार से 15(6) में कहा कि कोई रुपये पैसे के अंदर कमजोर है तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको छूट दे सकते हैं, यानी कि आरक्षण दे सकते हैं। और यहां पर क्या किया, इसी आधार पर हम लोगों ने जनरल जो कैटेगरी है इसमें से हम लोगों ने ईडब्ल्यूएस वर्ग बनाया। और ईडब्ल्यूएस वर्ग बनाया तो उसको वहीं से, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के पास रहता है उसी वर्ग में से कितना प्रतिशत, 10%, यानी कि 100 का प्रतिशत नहीं है ये जनरल के पास जितना बचता है उसका 10% है। जनरल कैटेगरी के में से ही 10% इनके लिए अलग से क्या किया, आरक्षण प्रदान किया, छूट प्रदान की। कहां पर, महाविद्यालयों के अंदर प्रवेश के अंदर। कहां पर, महाविद्यालयों में प्रवेश के अंतर्गत। अब सुनिएगा आपके प्रश्न कि कैसे कैसे हम लोगों से यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छे से सुनिएगा, पूरा आर्टिकल 15 क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो पूछेगा सामाजिक समानता और न्याय की बात किस आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल नंबर 15 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगर वो पूछे यहां पर कि किन आधार पर सभी को समान किया गया है, तो आधार आपके 5 है। हो सकता है वो ऐसे ना पूछकर ऐसे पूछे, निम्नलिखित में से कौन सा आधार सामाजिक समानता की बात नहीं करता। तो मैंने 5 आधार बताए हैं, इनमें से 3 आधार इनमें से ऐड करेगा, एक आधार कोई और सा ऐड कर देगा। तो हमें ध्यान रखना है ये 5 आधारों के बारे में। अगला प्रश्न करेगा कि जो महाविद्यालयों में प्रवेश में जो छूट प्रदान की जाती है एसटी, एससी, ओबीसी को, तो उसका आधार क्या है, किस आधार पर इनको छूट प्रदान की जाती है। तो हमें ध्यान रखना है सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर क्या मिलती है, इनको छूट प्रदान होती है। वही हो सकता है पूछ ले कि ईडब्ल्यूएस वर्ग को जो महाविद्यालयों के अंदर प्रवेश में छूट प्रदान की गई ये कब की गई थी। तो ध्यान रखना 103 बार संविधान संशोधन, और कब किया हम लोगों ने, 2019 में किया। इसी के तहत आप लोगों को क्या दी गई, छूट दी गई। अगला प्रश्न हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस वर्ग को जो छूट प्रदान की गई है उसका आधार क्या है, सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन। इस प्रकार से वो ऑप्शन रख देगा आप लोगों के सामने। तो हमें ध्यान रखना है कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर ईडब्ल्यूएस वर्ग को क्या दी गई है, छूट प्रदान की गई है। बात क्लियर होगी, कितने प्रतिशत छूट दी है, तो 10% छूट दी है। अभी मैंने कोई नौकरियों की बात नहीं की, मैंने जो बात की है आप लोगों से अभी तक वो बात की है केवल प्रवेशों के अंदर छूट के अंतर्गत। क्लियर बात। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा कौन सा होगा, बात करते हैं हम लोग अगले आर्टिकल की। और अगला आर्टिकल अपना आता है कौन सा, तो अनुच्छेद नंबर 16। कौन सा आता है, अनुच्छेद नंबर 16 आता है। 16 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 16 में क्या आएगा, तो अब आपकी नौकरियों का जो आरक्षण मिलता है, जो नौकरियों का जो आरक्षण है वही है आर्टिकल नंबर 16। और आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे एसटी एससी वाले समझते हैं कि हमारा तो जो आरक्षण है वो जल्दी खत्म होने वाला है। कोई तो कहता है 2030 में खत्म होने वाला है, कोई कहता है 2026 में खत्म होने वाला है। आखिरकार क्या मामला है ये, इस मामले को समझने का प्रयास करते हैं आर्टिकल नंबर 16 के अंतर्गत। देखिएगा यहां पर लिख दीजिएगा, सामाजिक आरक्षण का उल्लेख किया गया है। सामाजिक आरक्षण, सामाजिक आरक्षण का उल्लेख किया गया है। आरक्षण का उल्लेख किया गया है। उल्लेख किया गया है। उल्लेख किया गया है। किया गया है। ठीक है, देखते हैं यहां पर क्या है आखिरकार। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 16(1) की। अनुच्छेद 16(1) क्या कहता है ये 16(1)? अनुच्छेद 16(1) कह रहा है कि जो सरकारी नौकरियां है ना भाई, जो आप लोग नौकरियां लगते हो, तो सरकारी नौकरियों में हम लोग किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। सरकारी नौकरी के अंतर्गत हम लोग एक भी कोई ऐसा नहीं लेंगे जो हम किसी अन्य आधार बनाकर ले लें। हम लोग सभी को सम्मान करते हैं सरकारी नौकरियों में। और यहां पर लिख दिया लोक नियोजन के अवसरों में। क्या लिख दिया, लोक नियोजन के अवसरों में। लोक नियोजन के अवसरों में
अक्षरों में समानता, अक्षरों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। यानी कि सरकारी नौकरियों में लोक नियोजन का मतलब क्या है? लोक यानी कि जनता, नियोजन यानी उनके लिए काम। तो यानी कि नौकर, तो जो जनता के नौकर हैं इनके लिए सभी को समान अवसर दिया जाएगा। यानी सभी नौकर बनो, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी नौकर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, आप लोग मालिक बनने के लिए नहीं कर रहे। लेकिन भाई साहब हम तो मतलब ही दूसरा समझते हैं। अरे नौकरी मिल गई तो फिर आराम की जिंदगी है, टेंशन खत्म। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना कि लोक नियोजन के अवसर में भेदभाव आप लोगों के साथ नहीं किया जाएगा, ऐसा आपका आर्टिकल 16(1) बोलता है। 16(2) क्या कहता है? तो 16(2) वही बात करता है जो पिछले सेशन में आप पढ़ के आए हो, यानी कि आर्टिकल 15 में। यानी कि वही 5 आधार, उन 5 आधारों के आधार पर आप लोगों से सरकारी नौकरियों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये भी बात हम लोगों को यहीं से ध्यान रखनी है। बिल्कुल भी गड़बड़ी का मामला यहां पर नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष यहां पर आप लोग क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। क्लियर है बात दिमाग में? बिल्कुल भी यहां पर किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं तो अभी कान के नीचे लगाकर मुर्गा बना दिया जाएगा सभी को। क्लियर? चलो तो आगे देखते हैं हम लोग यहां पर कि किस प्रकार से आप लोगों के लिए यहां पर लिखा हुआ है। तो देखिएगा 16(2) अनुच्छेद नंबर 16(2) की यहां पर हम लोग बात करते हैं। अनुच्छेद 16(2) 16(2) क्या कहता है? 16(2) कहता है कि लोक नियोजन के अवसरों में, लोक नियोजन के अवसरों में, नियोजन के अवसरों में, अवसरों में धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश व जन्म स्थान के आधार पर, मूल वंश व जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। देखिएगा अच्छे से वापस से, ये कह रहा है कि पहली बात तो कह दी कि भाई जो सरकारी नौकरी इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर अगले में कहता है कि इन 5 आधार पर भी, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश व जन्म स्थान, इनके आधार पर भी हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन तीसरा आर्टिकल कहता है कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। यानी कि इसका अपोजिट, जैसे वहां 15(3) अपोजिट था, वैसे यहां 16(3) अपोजिट है। यहां पर कह रहा है कि निवास स्थान के आधार पर, क्या बोल रहा है पहले लिख दीजिएगा फिर समझेंगे वापस से। 16(3) कह रहा है निवास स्थान के आधार पर, इसके आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। कहां पर? सरकारी नौकरियों में भेदभाव किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक, ये कह रहा है कि आपके जो लोक नियोजन के जो अवसर हैं इनमें निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। सर क्या बोलना चाह रहा है ये हम लोगों से? अरे ये कहना चाह रहा है आप लोगों से कि भाई हो सकता है जैसे आपकी जातियां हैं पिछड़ी हुई है, तो हो सकता है कोई क्षेत्र पिछड़ा हुआ हो। जैसे कि आप ले लीजिएगा डूंगरपुर, हमारे राजस्थान में डूंगरपुर की बात करें, इसी प्रकार से बहुत स्थान है जहां पर क्या है, जहां पर पिछड़े हुए हैं, तो राज्य उनके लिए भी तो कुछ विशेष करेगा ना। तो यहां पर लिखा है कि निवास स्थान के आधार पर, यानी कि जो लोग पिछड़े हुए हैं उन क्षेत्रों के लिए राज्य अलग से छूट प्रदान कर सकता है नौकरियों के अंतर्गत, और की जाती है। तभी आप लोग देखते हैं टीएसपी एरिया, नॉन टीएसपी एरिया, यानी जो टीएसपी एरिया वो यही तो है। तभी तो वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके आधार पर आप लोगों के साथ क्या किया जा सकता है? भेदभाव किया जा सकता है कि भाई आप लोग यहां रह रहे हैं तो यहां पर आप लोगों को सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो उनको आरक्षण दिया जाएगा। भाई वो पिछड़े हुए हैं, वहां पढ़ने की व्यवस्था नहीं है ढंग से, वहां पर कमजोर है, वो पढ़ने ही नहीं जाते, तो उनको भाई ऊपर तो उठाना है, लालच तो देना है, तो ये लालच दिया जाता है। जैसे देखिएगा आप लोग नहीं पढ़ते ना तो आपके पापा क्या कहेंगे, बेटा पढ़ ले और 80% बना ले, अब की बार तुझे मोटरसाइकिल पक्की,
अब की बार 10वीं में या 12वीं में 80% बना ले, मोटरसाइकिल पक्की, तो वो लालच दे दिया मोटरसाइकिल का, और अब आप लोग पढ़ेंगे। इसी प्रकार से भाई ये जो लोग नहीं पढ़ते थे इनको क्या दिया जा रहा है, अरे ये उनको लालच दिया जा रहा है कि अब तो पढ़ेंगे ये लोग, अब तो इस क्षेत्र को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। तो यही कह रहा है कि निवास स्थान के आधार पर आप लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है, भेदभाव हो सकता है। क्यों? क्योंकि बराबर लाना चाह रहे हैं हम लोग, वो नीचे हैं तो यहाँ ऊपर है, तो लाने के लिए थोड़ा तो भेदभाव करना पड़ेगा, उनको कुछ स्पेशल देना पड़ेगा तो आपके साथ साथ आ सके। तो इसीलिए हम लोगों ने कौन सा आर्टिकल बनाया, 16(3) बनाया। 16(4) की बात करते हैं तो 16(4) कहता है कि यहां पर सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर, जैसे वहां देखा था सेम यहां पर भी कि सामाजिक और शैक्षणिक अगर कोई पिछड़ा हुआ है तो उसके लिए भी सरकारी नौकरियों में छूट प्रदान की जा सकती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, आरक्षण बोलते हो। और ST SC OBC को जो आरक्षण दिया जाता है वो 16(4) के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो पहले इस बात को लिख दिया जाए, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अनुच्छेद नंबर 16(4), 16(4) लिख दीजिएगा। सामाजिक शैक्षणिक, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर सरकारी सेवाओं में, सरकारी नौकरियों में भेदभाव किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है, किया जा सकता है। और इसी आधार पर ST SC OBC को आरक्षण प्रदान किया जाता है, आरक्षण प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है। ठीक है। लेकिन हम लोग बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी को मूल संविधान में आरक्षण प्राप्त नहीं था, यानी कि पहले से आरक्षण नहीं दिया। इसके लिए आप लोगों को याद होगा 1953 के अंतर्गत काका कालेलकर समिति का गठन किया गया था, और इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया कांग्रेस सरकार के द्वारा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं तो 1977 में आप लोगों ने देखा होगा गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। तो गैर कांग्रेसी सरकार यानी कि जनता पार्टी जो सरकार बनाती है, तो जनता पार्टी ने जो इलेक्शन लड़ा था वो इलेक्शन इसी नाम पे लड़ा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग ओबीसी को आरक्षण प्रदान करेंगे। और जैसे सरकार बनी तो काम भी किया गया मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा। और 1979 में 1979 के अंतर्गत एक मंडल आयोग का गठन किया, और मंडल आयोग के गठन के द्वारा उसने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी 1980 में अपनी रिपोर्ट दी, और इसी आधार पर हम लोगों को 1991-92 में जाकर क्या मिला है, आरक्षण मिला है। तो इस बात को यहां पर ऐड कर दिया जाए थोड़ा सा, ताकि हमें ध्यान रहे कि आपके दोनों आयोगों के नाम पूछे जा सकते हैं। काका कालेलकर आयोग कब गठित किया गया, इसका संबंध किससे आता है, ओबीसी आरक्षण से आता है। आप लोगों से कहा जा सकता है कि आपके कौन मंडल आयोग का संबंध किससे आता है, या इसका गठन कब किया गया, तो लिख दीजिएगा। पहले यहां पर देखें, हाँ आ जाएगा इसी के अंतर्गत। ओबीसी आरक्षण के लिए, ओबीसी आरक्षण के लिए कब की बात करें हम लोग, तो ओबीसी आरक्षण के लिए ध्यान रखना 1953 में मंडल आयोग का गठन किया गया। 1953 में काका कालेलकर आयोग, काका कालेलकर आयोग का गठन किया, जिसने
जिसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी, 55 में दी। ठीक है, अगली बात यहीं पे लिख दीजिएगा, सीधा आयोग का नाम लिख रहा हूं, मंडल आयोग। मंडल आयोग, और मंडल आयोग का जो गठन है वो हुआ 1979 में। रिपोर्ट इसने दी थी, रिपोर्ट दी थी इसने कब? 1980 के अंतर्गत। कब दी थी? 1980 के अंतर्गत। तो ये सारी बातें आप लोग यहां से क्या रखेंगे? याद रखेंगे, किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, पूरा बोर्ड पे आ गया? यस, थोड़ा सा और, एक मिनट दीजिएगा। इसको हम लोग यहां से हटा के दूसरी जगह लिखते हैं भाई, है ना, नहीं तो हमारा छोटा छोटा अक्षर हो जाएगा और फिर मजा नहीं आएगा। वापस से करते हैं इसको। हाँ जी, क्या समझ में तो सारी बात आ रही होगी? अब ठीक है, अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा सभी को। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, हमें अच्छे से सारी कुछ दिखे चीजें, तब तो मजे वाली बात। अब यहां से एक दो बातें और हैं जिनको हम लोग यहीं पर लिखें, अगले पेज पे लिखते हैं। अब देखिएगा 1980 में इसने रिपोर्ट दे दी थी। इसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह की जब सरकार बनी तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने भाई मोरारजी देसाई नहीं चला सके क्योंकि 1977 से 1980 में खत्म हो गई। अब खत्म हो गई तो वापस आरक्षण खत्म, यानी ये आरक्षण देना ही नहीं क्योंकि बीजेपी सरकार देना चाह रही थी, यानी जनता पार्टी देना चाह रही थी। इसके बाद लगातार 10 साल तक कांग्रेस की सरकार बनती है 1980 से 1990 तक। 1990 में एक बार फिर आपकी कौन सी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है और 1990 में जाकर विश्वनाथ प्रताप की सरकार ने ओबीसी को सेंट्रल के अंतर्गत 27 का आरक्षण दिया। तो यहां पर लिख दीजिएगा, मंडल आयोग की सिफारिश पर ही, मंडल आयोग की सिफारिश पर, मंडल आयोग की सिफारिश पर, आयोग की सिफारिश पर, सिफारिश पर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के द्वारा, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के द्वारा, सिंह की सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा, के द्वारा ओबीसी को, ओबीसी को सेंट्रल के अंतर्गत यानी केंद्र में, केंद्र में 27% का आरक्षण, 27% का आरक्षण प्रदान किया गया, आरक्षण प्रदान किया गया, प्रदान किया गया। राइट, यहां तक की बात किया गया। किसी प्रकार का यहां पर डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग और आगे बात करें आर्टिकल नंबर 16(5) की बात करें। 16(5) यहां से थोड़ा सा अलग आप लोगों को लेकर जाता है। 16(5) कहता है कि भाई ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि मान ली जाए कोई दल है, कोई समूह है, कोई वर्ग है, उस वर्ग या समूह का जो नेतृत्व है, जो प्रशासनिक नेतृत्व है, वो उसी वर्ग का व्यक्ति संभाले। गुरु जी पल्ले ही नहीं पड़ा, क्या कह रहे हो? अरे ये कहना चाह रहा है मान ली जाए कोई वर्ग है, कोई धर्म है, जैसे कि मैं कहूं मान ली जाए हिंदू धर्म है, क्या है? हिंदू धर्म है। अब हिंदू धर्म है तो ये कहना चाह रहा है कि जरूरी नहीं है कि हिंदू धर्म जब है तो हिंदू धर्म का व्यक्ति ही इसका प्रशासन संभाले। कि भाई इन्होंने क्या बनाया, कोई यहां पर समूह बना लिया हिंदू धर्म के लोगों ने। तो ये कहना चाह रहा है आर्टिकल नंबर 16(5) कि ये जरूरी नहीं है कि हिंदू धर्म का जो ये वर्ग बना हुआ है, ये समूह बना हुआ है, इसका जो प्रशासन है ये हिंदू धर्म का व्यक्ति ही संभाले, इस्लाम धर्म का व्यक्ति भी संभाल सकता है। ऐसे ही हो सकता है कि कोई वर्ग बना हुआ है, जैसे एसटी वर्ग बना हुआ है, मान लो एसटी वर्ग है,
तो ये कह रहा है कि एसटी वर्ग ने अपना एक समूह बनाया। क्या बनाया? एक समूह बनाया, और उस समूह का जो नेतृत्व करता है यानी कि अध्यक्ष है, वो जरूरी नहीं है अध्यक्ष एसटी का ही हो, ओबीसी का भी बना सकते हैं, एससी का भी बना सकते हैं। ऐसा यहां पर कहना चाह रहा है आर्टिकल नंबर 16(5). ये कभी भी आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमें कंटिन्यू पढ़ना है सारे आर्टिकल्स, इसलिए। तो लिख दीजिएगा अनुच्छेद नंबर 16(5). यह आवश्यक नहीं है कि यह आवश्यक नहीं है कि आवश्यक नहीं है कि नहीं है कि कोई वर्ग धर्म, कोई वर्ग या धर्म विशेष का प्रशासनिक उत्तरदायित्व उसी वर्ग या धर्म का व्यक्ति संभाले। ठीक है, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। समझ में आ गई? ये जरूरी नहीं है उसी वर्ग या धर्म विशेष का व्यक्ति संभाले। अब आखिरी और आप लोगों के लिए बचता है आर्टिकल इसके अंतर्गत 16(6). कौन सा? 16(6). 16(6) वही है जो सेम 15(6) में पड़ा है, यानी कि यहां पर भी यही लिखा है कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर सरकारी नौकरियों में भी छूट प्रदान की जा सकती है, और इसी आधार पर ईडब्ल्यूएस वर्ग को अपने ही वर्ग में से 10% का क्या दिया गया? आरक्षण प्रदान किया गया सरकारी सेवाओं में। तो जल्दी से लिख दीजिएगा, ये तो कॉपी पेस्ट करना है। 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसको जोड़ा गया, तो इसको कोष्ठक में डाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, पिछड़ेपन के आधार पर, आधार पर छूट प्रदान की जा सकती है, छूट प्रदान की जा सकती है, की जा सकती है, जा सकती है। नेक्स्ट लिख दीजिएगा इसी आधार पर, इस सरकारी नौकरियों की बातें हो रही है, ध्यान रखिएगा, नोट करके लिख दीजिएगा। इसी आधार पर, इसी आधार पर, इसी आधार पर ईडब्ल्यूएस वर्ग को, ईडब्ल्यूएस वर्ग को सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, नौकरियों में 10% का, 10% का आरक्षण प्रदान किया है, आरक्षण प्रदान किया है, प्रदान किया है। ठीक है, किया है। तो ये कुछ हम लोगों ने आर्टिकल देखे, आर्टिकल 14, 15, 16 थोड़े बड़े थे इसलिए कम हो पाए। अगली जो बात हमारी होगी, अगली बात जो हम लोग करेंगे वो अगले सेशन के अंदर करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा 14 में हम लोगों ने विधि के समक्ष समान किया, 15 के अंतर्गत हम लोगों ने समाज के अंतर्गत न्याय और सम्मान किया, और 16 में हम लोगों ने सरकारी नौकरियों में छूट प्रदान की। अब 17 के अंतर्गत हम लोग छुआछूत मिटाएंगे और 18 के अंदर हम लोग उपाधियों को समाप्त करेंगे। इस प्रकार से सभी लोगों को यहां पर क्या कर दिया जाएगा? समान कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से कुछ नई बातें लेकर, कुछ नए आर्टिकल लेकर फिर मुलाकात होगी नए एग्जाम्पल के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, कल के सेशन में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।